जाने कितनी देर गुजर गई वो बेहिस्सो हरकत सोफे पे लेटी थी, लेकिन उसके ज़हन में हलचल मची हुई थी। उसने लाजमन भागने की कोशिश की होगी, इतनी गोलियां चलने के बाद वो कैसे बच पाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। जो कुछ हुआ था उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने किसी से मशवरे की जरूरत महसूस नहीं की थी। भैया की बजाय करण से मशवरा लेना चाहिए था। भैया तो अपने पेशे से मजबूर है। उसे पेशेमानी के आलम में अपनी अजीज सहेली की याद आई, पर अब क्या हो सकता है। अब तो बस सारी जिंदगी के पिछतावे ही बाकी हैं। वो जिंदा होता तो कौन सा मेरा बन जाता। उसने खुद को तसल्ली देनी चाहिए, मगर ये सोच दिल के जख्मों का मदावा न बन सकी। इस्माइल उसकी पहली चाहत था। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालबा थी। वो उसके बॉडीगार्ड्स के डर से कभी किसी लड़के को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि उसे इजहार मोहब्बत कर सकता। लेकिन लड़कों की अक्सरियत की निगाहें जिस तरह उसके रुख का तवाफ करती, जिस तरह उसकी नजर करम की मुंतजिर रहती और आंखों आंखों में उसे जो पैगाम मिलते, वो सब अच्छी तरह जानने के बावजूद अनजान बनी रहती थी कि वो इस रास्ते की मुसाफिर नहीं थी। जहाँ तक इस्माइल का ताल्लुक था तो वो अनजाने में उसकी मंजिल बन गया था। अपने तई वो उससे हमदर्दी कर रही थी। उस हमदर्दी ने कब चाहत का रूप धारा, कब वो उसकी मंजिल बना, कब वो उसकी आरजुओं और ख्वाहिशों का महवर बना, उससे वो बेखबर थी। बस अचानक ही उसे महसूस हुआ था कि उसके बगैर जिंदगी बेरंग, फीकी और बेमजा है। अचानक दरवाजा खटखटाते हुए आतिफ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे के तसरात ने रही सही उम्मीद का भी खात्मा कर दिया था। बाप भैया क्या हुआ? उसने हिम्मत मुजतमय करते हुए पूछा। छोटी, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन तदबीर पे तकदीर भारी है। अशकों के सैलाब के सामने बंद बांधने के लिए उसने आंखें भींची, लेकिन तदबीर कारगर ना हुई। अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? आतिफ के लहजे में हैरानी थी। खुदा न खास्ता वो मर तो नहीं गया। आज भाग गया है तो कल हाथ आ जाएगा। और फिक्र मत करो, तेरे साथ क्या हुआ वादा कायम है। और फिक्र मत करो, तेरे साथ किया हुआ वादा कायम है। उसे अगर हमने अपनी कोशिश से भी गिरफ्तार किया तब भी उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएंगे। मगर वो क्या, वो जिंदा है? शिद्दत जज्बात में उससे बोला ना गया। हाँ हाँ हाँ, तुम उसे मुर्दा समझ रही हो। आपका अंदाज ही ऐसा था। हिन्ना के चेहरे पे छाए गम के बादल खुशी में ढल गए थे। बहुत खूब, अब अपने अंदेशों को मेरे अंदाज का नाम दे दो। तो और क्या? खुशी जैसे उसके चेहरे पे सबत हो गई थी। अच्छा, अब उठ जाओ, तुझे घर पहुंचा दूं। और वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। इधर रिमोट वहां फेंकने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ फाजिल खान नूरल की सारी बात सुनते ही गुस्से से फट पड़ा था। सेठ साहब, पकड़े जाने के खौफ ने मुझे इस काम पे आमादा किया। बेबी के बारे कुछ पता नहीं चल सका। होटल के हाल में तो नजर नहीं आई थी। लाजमन वो कमरे में होगी। ये लड़का आतिफ भी काफी होशियार है। इसका अंदाज खुद कलामी का सा था। खैर, फटाफट जाकर वहां चेक करो। उम्मीद है अभी तक किसी की नजर रिमोट पे नहीं पड़ी होगी। मगर सेठ साहब, अगर मगर छोड़ो और पहुंचने की करो। ठीक है सेठ साहब। नूरल ने बाहर निकलकर होटल का रुख किया, मगर वहां उसे किसी ने अंदर ना जाने दिया। साहब, घंटे डेढ़ बाद तशरीफ लाएं। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। चौकीदार ने उसे वापसी का रास्ता दिखाया। फाजिल खान को कॉल करके उसने प्रॉब्लम बताई। जवाब मिला, वहीं रहो। हमारी पुलिस इतनी बारीक बीनी से तफ्तीश नहीं करती कि रिमोट तलाश कर ले। अलबत्ता ये पता जरूर कर लेना कि एसआई ने भी तफ्तीश की है कि नहीं। और उसने जी सेठ साहब कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। तफ्तीश के खत्म होने का इंतजार वो होटल के सामने खड़े होकर नहीं कर सकता था। वहां से करीबी होटल में जाकर उसने दिन का खाना खाया। गो खाने का टाइम निकल गया था, मगर पहले उसे खाना खाने का मौका नहीं मिल सका था। 1.5-2 घंटों के करीब टाइम गुजार कर वो दोबारा पैराडाइज होटल पहुंचा। सपैर ढलने को थी। इस मर्तबा दरबान ने उससे तारुज नहीं किया था। होटल के हाल में उसे इक्का दुक्का ही आदमी नजर आए।
उसने मतलूबा जगह का रुख किया कि जहां उसने रिमोट फेंका था, मगर वहां उसे रिमोट न मिला। चाय मंगवाकर वो आसपास नजर दौड़ाने लगा, मगर उसे नाकामी हुई। क्या पता पुलिस के हाथ लगा है या किसी बैरे ने जेब में डाल दिया है। इस सोच ने उसे बैरे से इस्तिफसार की तरकीब दी। इन दो नोटों का हसूल निहायत आसान है। नूरल ने हजार के 2 नोट अपने सामने टेबल पर रखते हुए चाय लाने वाले बैरे को लालच दी। हुक्म करो साहब, बैरे ने सआदतमंदी से पूछा। दोपहर को यहाँ होने वाले हंगामे के दौरान मेरे डीवीडी प्लेयर का रिमोट यहाँ गिर गया है। मेरे ख्याल में वो किसी बैरे के हाथ लगा है। अगर वो ला दो तो इन दोनों नोटों के बिला शिरकत गैर मालिक बन सकते हो। मगर साहब, इतनी रकम में तो गालबन बाजार से नया डीवीडी प्लेयर ही मिल जाएगा। बैरे के लहजे में बेयकीनी थी। पागल आदमी, वो आम डीवीडी प्लेयर नहीं है। यूएसए से मेरे बहनोई ने भेजा है। लाख से भी ज्यादा कीमत है उसकी, और बदकिस्मती से उसका स्पेयर रिमोट बाजार में दस्तयाब नहीं, क्योंकि इस किस्म के प्लेयर्स के साथ सिर्फ अपना रिमोट ही काम करता है। इतना महंगा डीवीडी प्लेयर सर, बस यार शौक की बात है। बहरहाल तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कोशिश करता हूँ सर, लेकिन किसी को पता ना चले। उसमें छुपाने की क्या बात है सर? भाई इतने भोले ना बनो। फायरिंग के वक्त मैं यहीं मौजूद था। पुलिस को लाजमन चश्मदीद गवाहों की जरूरत होगी, और थाने कचहरी के चक्कर लगाना इतना आसान काम नहीं है। ओह समझा, बैरे ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ, पुलिस वाले सिविल कपड़ों में थे या वर्दी में थे? पहले सिविल कपड़े वाले तफ्तीश करते रहे, लाशें भी वही उठाकर ले गए हैं। उनके बाद वर्दी वाले आए, होटल के मैनेजर से मिले, यहाँ खाना खाया और चले गए। अच्छा ये लो, एक नोट रख लो, दूसरा काम के बाद मिलेगा। तमाम से पूछने पे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर? ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं कल किसी टाइम मालूम कर लूँगा। और बेरे ने अपना नंबर दोहरा दिया। चाय पीकर वो होटल से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो फाजिल खान के सामने अपनी कारगुजारी दोहरा रहा था। इसका मतलब है रिमोट सीआई के हाथ लग गया है। सेठ साहब गुस्ताखी माफ, या रिमोट बहुत ही कीमती था? नूरल ने डरते डरते पूछा। उसे हम पहचाने जा सकते हैं। खिलाफ तवक्को सेठ का लहजा नरम था। वो कैसे सेठ साहब? ये तेरे लेवल की बात नहीं है। फाजिल खान उसे वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, और नूरल सलाम कहते हुए उल्टे कदमों बाहर निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।